गाइस ये न्यू स्टोरी अपने टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर रेगुलर बेसिस पर अपलोड होगी। जहां तक तो ये स्टोरी आपको सुनना है तो सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेंबर बनिए अपने चैनल का और सुनते रहिए MAJEDAR स्टोरीज को डेली। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रीबर्थ इन अमेजिंग वर्ल्ड। चैप्टर 1। एक अमीर बिजनेस वुमन लड़की की कार एक ट्रक से टकरा जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मरने से पहले वह लड़की अपने मन में ही बोलती है, क्यों भगवान की जिंदगी दी लेकिन परिवार नहीं दिया, पैसा शोहरत नाम दिया लेकिन प्यार नहीं दिया। ये सब सोते हुए ही उसे लड़की की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। कोयल को मिली दोबारा जिंदगी। खूबसूरत महल, उसे महल के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और चारों तरफ बॉडीगार्ड की बॉडीगार्ड। उसे महल के एक कमरे में एक लड़की बिस्तर पर बेजान पड़ी थी और उसे लड़की के सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। उसे कमरे में कोई भी नहीं था। वह कमरा किसी से 7 स्टार होटल से काम नहीं था। चारों तरफ एंटीक पीस, बड़ा सा सोफा। उसे कमरे को देखकर कोई क्या ही नहीं सकता था कि ये कोई आम सा रूम है। तभी बेड पर पड़ी हुई लड़की की पलकें धीरे धीरे हिलने लगते हैं। जैसे ही वह लड़की अपनी आंखें खोलती है, चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखती है और फिर खुद से ही बोलती है, क्या मैं बच गई? क्या मुझे किसी ने उसे एक्सीडेंट से बचा लिया? ये सब कैसे हुआ? क्या मैं कोमा में चली गई थी और मैं कहाँ हूँ अभी? वह लड़की खुद से सवाल कर ही रही थी कि तभी उसे लड़की को एक आवाज़ सुनाई देती है। वह लड़की जैसे ही इधर उधर देखते हैं उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी उसे लड़की को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी वह लड़की गुस्से से बोलती है, कौन है? सामने आओ, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? तभी एक तितली उड़ती हुई उसके पास आती है और धीरे धीरे एक सुंदर लड़की का आकार लेने लगती है। जैसे ही वह तितली धीरे धीरे एक लड़की में बदल जाती है तो बेड पर बैठी लड़की हैरान रह जाती है। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी वह तितली बोलती है, क्या हुआ? ये सब सपना नहीं है, हकीकत है। तुम तो उसे दुनिया में मर चुकी हो लेकिन भगवान ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है और यह मौका तुम्हें एक नवल वर्ल्ड में लेकर आया है जहाँ ये दुनिया तुम्हारी असली दुनिया की तरह ही है। बस तुम्हें इसे समझना होगा और इसे अपनाना होगा। जो लड़की बेड पर बैठी थी वह हैरानी से पूछती है, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? तभी वह लड़की बताती है, तुम इस वक्त नवल वर्ल्ड की दुनिया में हो और जहाँ इस वक्त तुम हो ये तुम्हारा ही घर है। और हाँ, जिस लड़की के शरीर में तुम आई हो इस लड़की ने खुदकुशी की है क्योंकि यह अपने हालातों से लड़ नहीं सकती थी और सदस्यों के चलते ही इसने खुद की जिंदगी खत्म कर दी। उधर तुम्हारी जिंदगी खत्म हुई और इधर इसकी सांसें रुकी। तभी ईश्वर ने तुम्हारी आत्मा को इसके शरीर में भेज दिया ताकि तुम इस मासूम लड़की को इंसाफ दिला सको और साथ में खुद भी अपनी जिंदगी को दोबारा जी सको और अपने सारे सपने पूरे कर सको। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ये राज किसी को बताने की कोशिश की तो उसी दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और हाँ, तुम इस वक्त राजस्थान के महाराज की बेटी हो, वह बेटी जिसे हर इंसान डरपोक और बदसूरत समझता है। हकीकत में तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर तुम्हें कोई देख ले तो जिंदगी में दोबारा किसी और चीज़ की ख्वाहिश की ना रखें। तभी बेड पर बैठी लड़की हैरान रह जाती है। जैसे ही वह तितली रानी की बात सुनती है तभी तितली रानी फिर से बोलती है, और हाँ, इस लड़की ने साजिश के चलते ही खुदकुशी की है क्योंकि जिस लड़के से इसकी शादी होने वाली थी वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है बल्कि प्रतापगढ़ के महाराज पृथ्वी सिंह है। और पृथ्वी सिंह को यहाँ लोग पत्थर दिल राजा बोलते हैं। और तुम्हारी शादी इस राज्य को बचाने के लिए हो रही है। शादी से बचने के लिए ही इस मासूम ने अपनी जान गंवा दी। अब तुम्हें ही इस मासूम की मौत का बदला लेना है और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है ये तुम्हें ही तय करना है। इतना बोल बहुत तितली रानी अपनी जादुई छड़ी निकलती है और सामने बैठी लड़की से बोलती है, मैं तुम्हें 2 शक्तियां दे रही हूं, इन शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल मत करना। तुम जब चाहे तब किसी का इलाज कर सकती हो, कोई भी जड़ी बूटी तुम आज के समय में बना सकती हो क्योंकि तुम पिछली जिंदगी में भी एक साइंटिस्ट और एक डॉक्टर थी। दूसरी शक्ति, तुम्हें कभी कोई भी जख्म या चोट लगेगी तो वह चोट कुछ ही समय में अपने आप भर जाएगी और तुम जो चीज़ एक बार पढ़ोगे वह तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी। दोबारा तुम्हें उसे चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना बोल तितली रानी आखिरी बार उसे लड़की से बोलती है, कुछ ही समय में तुम्हें इस लड़की की सारी यादें याद आ जाएगी। इतना बोलते ही तितली रानी हवा में ही गायब हो जाती है। जो लड़की बेड पर बैठी सारी बातें सुन रही थी वह हैरान रह जाती है और हैरानी से खुद से ही बोलती है, ये तू कहाँ फंस गई? कोयल कपूर, आज तक तूने कोई जंग नहीं हारी तो अब यह जंग भी तुझे जितनी होगी। अगर भगवान ने तुझे दोबारा मौका दिया है तो तू इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। कोयल, यह लड़की बेवकूफ़ थी लेकिन तुझे हालातों से लड़ना भी आता है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना भी। इतना बोलते ही कोयल बेड से खड़ी होती है और खुद को एक बड़े से शीशे में देखती है तो उसे खुद को देखकर उल्टी आने लगती है और वह फटाफट वॉशरूम ढूंढने लगते हैं। तभी उसे एक दरवाज़ा नजर आता है और वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो आलीशान बाथरूम अपने सामने देखती है। वॉशरूम में कोयल जाती है और सीधा मोमेंट करने लगती है। मोमेंट करने के बाद खुद को अच्छे से संभालती है और फिर अपने कपड़े उतार कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। जैसे जैसे शावर का पानी उसकी शरीर पर गिर रहा था वैसे वैसे एक काला रंग बाथरूम के फर्श पर फैल रहा था। कोयल इस बात पर ध्यान नहीं देती, बस अपने मन में ही बोलती है, कितनी पागल है वह तितली रानी। वह तो बोल रही थी मैं बहुत सुंदर हूँ लेकिन खुद की शक्ल देखकर ही मुझे डर लग
रहा था तो ये बेचारी की कर क्या करती। कोयल अभी ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसकी आंखें फर्श पर जाती है, जिसे देखते ही वह हैरान रह जाती है और खुद को फिर मिरर में देखती है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि मिरर में जो लड़की बदसूरत और काली नजर आ रही थी वह एकदम किसी सफ़ेद दूध की तरह गोरी और नीली गहरी आंखें, गुलाबी होठ, लंबे घने बाल। वह खुद को अच्छे से शीशे में देखती है और खुद के चेहरे पर हाथ रखकर चेक करती है, और जैसे ही उसे विश्वास हो जाता है कि यह वही है, वह हैरानी से उछलती है और खुद ही बोलती है, वह कोयल इतनी खूबसूरत तो तू तब भी नहीं थी जब तू बिजनेस वर्ल्ड पर राज करती थी, और अब तो तू तेरे सामने तो आसमान की पारी भी फेल है। लेकिन इस लड़की ने खुद को इतना बदसूरत क्यों बनाकर रखा था? जो भी हो, मुझे इस रात को भी पता करना होगा। आखिर कोई तो रात होगा जो इसने अपनी खूबसूरती छुपा कर रखी है। इतना बोलते ही कोयल वापस से शावर के नीचे जाती है और खुद को अच्छे से क्लीन करती है। इतनी देर में कोयल वॉशरूम से बाहर आती है और इस वक्त उसके शरीर पर एक टॉवल बंधा हुआ था। कोयल टॉवल में ही मिरर के सामने जाती है और खुद को गौर से देखते हैं। खुद को देखता पाकर ही कोयल के चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी। तभी कोयल के सिर में हल्का हल्का दर्द होता है और उसे कुछ धुंधली यादें याद आने लगते हैं। जैसे जैसे कोयल को धुंधली यादें याद आ रही थी वैसे वैसे कोयल की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अब तक कोयल गुस्से से ही बोलती है, राजकुमारी रूपाली, जो कुछ भी तुम्हारे साथ इन लोगों ने किया है ना, उसकी सजा तो मैं इन्हें ऐसी दूंगी कि यह जिंदगी में याद रखेंगे। तुम्हारी सोवियत और भोलेपन का इन लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया है और तुम्हें इस तरीके से अपनी बातों में फंसा कर करने के लिए मजबूर कर दिया कि तुम मौत को गले लगा बैठी। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे को तैसा देना मुझे अच्छे से आता है और बहुत जल्द इस राज्य की रानी भी अब मैं ही बनूंगी। बहुत शौक है ना इन लोगों को तुम्हारा हक छीनने का, अब इन्हें इनकी असली औकात में दिखाऊंगी। इतना बोल कोयल जोर जोर से हंसती है और उसकी हंसी कोई मामूली हंसी नहीं थी, ये हंसी साफ दया कर रही थी। कोयल कोई आम लड़की नहीं है। कौन थी कोयल और उसकी असली पहचान क्या थी और क्या करने वाली है अब कोयल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोयल काफ़ी देर तक हंसती है और फिर खुद को नॉर्मल करके चारों तरफ कमरे की तरफ देखती है और फिर शीशे में खुद को गौर से देखती है तो उसे अपने सिर पर एक चोट का निशान नजर आता है। जैसे ही कोयल उसे निशान को छुट्टी है, उसे दर्द तो नहीं होती लेकिन निशान को देखते ही वह समझ जाती है कि यह निशान उसे किसने दिया है। तभी कोयल आंखें बंद करती है और भोलेनाथ का नाम लेने लगती है। कुछ ही देर में जो निशान गहरा था वह धीरे धीरे मिटाने लगता है और एकदम से गायब हो जाता है। कोयल जैसे ही आंखें खोलता है वह निशान अब उसके सर से गायब था। ये देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी कोयल खुद को मिरर में देखते हुए बोलती है, अब मैं कायल तो हूँ नहीं, आज से मैं राजकुमारी नैना हूँ। जी हाँ, जिस लड़की के शरीर में कोयल का रिबन हुआ है उसे लड़की का नाम राजकुमारी नैना है, जो दुनिया में सबसे अलग है। आपको बताते हैं राजकुमारी नैना के बारे में। राजकुमारी नैना इस राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी है और सबसे भली और मासूम। इनके पिताजी इस राज्य के सबकी सबसे धनिया राजा है, जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते है। लेकिन इनकी दो पत्नियों हैं। सबसे बड़ी का नाम है राजकुमारी सुमन, जो कि नैना की मां है, जो 15 साल से बेड पर दे जान पड़ी है। दूसरी पत्नी उनकी जिसका नाम रूपाली है, जो कि दिखने में भूली है और अंदर से किसी लोमड़ी की तरह चालक। सुमन और रूपाली दोनों अच्छी दोस्त हुआ करती थी। सुमन का भोलापन और मासूमियत महाराज को पसंद आ गई थी और उसी दिन उन्होंने सुमन से शादी कर ली थी। लेकिन राजकुमारी रूपाली, जो कि बचपन से ही अमीर होने के और अशोक आराम के सपने देखती थी, उसकी नज़र हमेशा सुमन की खुशियों पर रहती थी। सुमन के सामने वह मासूम और भोली भाली बनकर रहती थी। हकीकत में वह सुमन से सब कुछ छीना चाहती थी, इसीलिए उसने सुमन के साथ धीरे धीरे अपनी नज़दीकियां बढ़ाई और धीरे धीरे ही वह सुमन को उसके खाने में कुछ ऐसी दवा देती रही जिससे सुमन का शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो गया और किसी को कोई खबर भी नहीं मिली। दूसरी तरफ राजकुमारी नैना, जो मासूम और भोली भाली थी और बचपन में ही अपनी मां के इस तरह से बीमार हो जाने से अकेली हो गई थी, महाराज ने रूपाली को नैना की जिम्मेदारी दी, क्योंकि रूपाली हमेशा ही नैना को सबके सामने अच्छे से संभालती थी और सुमन का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे रूपाली ने महाराज के दिल में अपनी जगह बना ली और सुमन की जगह भी ले ली। महाराज, जो अपनी पत्नी सुमन और नैना से बेइंतहा प्यार करते थे, वह हकीकत समझ ही नहीं पाई कि जिस औरत को उन्होंने नैना की मन बना दिया और अपनी दूसरी पत्नी बना दिया, ये सब उसी का किया धरा है। धीरे धीरे महाराज रूपाली के अच्छे स्वभाव के कारण उसे प्यार करने लग गई और उन्हें खुद पता नहीं चला कि वह कब सुमन से दूर हो गई। सुमन, जो कामवालियों की देखरेख में रहती थी, वह अब इस वक्त बेजान एक कमरे में ही रहती है। कभी कभी महाराज सुमन को देखने जाते हैं, लेकिन रूपाली महाराज को सुमन से ज़्यादा मिलने भी नहीं देती, क्योंकि उसे डर है कि कहानी महाराज सुमन से ज़्यादा अटैक ना हो जाए और उसकी मनी बनाई योजना खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ रूपाली महाराज के सामने नैना के साथ अच्छा बिहेव करती, लेकिन अकेले में वह नैना को डरा कर रखती है। रूपाली को अच्छे से पता चल चुका था कि नैना बहुत सुंदर है, इसलिए उसने बचपन से ही नैना को डराना शुरू कर दिया कि जिस दिन उसकी खूबसूरती बाहर के लोगों ने देख ली, उसी दिन लोग उसे और उसके राज्य को खत्म कर देंगे, क्योंकि उसकी खूबसूरती ही उसके पापा का और राज्य का विनाश करेगी। ऐसे बहुत से डरावनी बातें उसने नैना को बता दी, जिससे नैना ने अपनी खूबसूरती को एक काले रंग में बदल दिया। ये सब ने रूपाली की चाल थी, क्योंकि रूपाली के दो बच्चे थे, रूपाली का बड़ा बेटा भैरव और रूपाली की बेटी राधिका। राधिका का सिर्फ नाम ही राधिका
है, हरकतें मन से भी गिरी हुई है। राधिका हर वक्त नैना की खूबसूरती से जलती थी, इसी जलन के चलते वह कभी कभी नैना को इतना मरती पेटी जलील करती कि नैना बेचारी हमेशा रोकर अकेले में ही अपना दुख बयां कर लेती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके पापा हमेशा भैरव और राधिका को ही प्यार करते हैं। ये सारी बातें उसके दिमाग में रूपाली नहीं बिताई थी कि नैना मानहुस है। नैना के होते ही उसकी माँ की ये हालत हो गई, तब से उसके पापा उससे मन से नफरत करते हैं, इसीलिए नैना चुपचाप इन लोगों के जुल्म सकती रही और अंत में साजिश का शिकार हो गई। लेकिन हकीकत यह थी कि महाराज नैना को बहुत प्यार करते थे, बस महाराज भी साजिशों के चलते नैना से ज़्यादा बात नहीं कर पाए। अब कहानी में ना गए। कोयल की यादों में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी कोयल गुस्से से बोलती है, तुमने तो खुद को मौत दे दी मैंने, लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि तुमने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। और भगवान का करिश्मा देखो नैना, तुम्हारी सांसें रुकते ही मेरी सांसें तुम्हारे शरीर में चलने लगती। अब तुम्हारे हर दर्द का हिसाब मैं लूंगी, और हाँ, बहुत जल्द सबके सामने इन शैतानों की सच्चाई भी आएगी। इतना बोल नैना दर पर जाकर लेट जाती है। नैना के बेड पर लेते ही कुछ ही देर में नैना की रूम का दरवाजा खुलता है। नैना जो दरवाजा खुलने की आवाज़ सुन चुकी थी, वह अपनी आंखें बंद करके रखती है। अब तक नैना जो बेड पर आंखें बंद करके बैठी थी, वह जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खुलता हुआ सुनती है तो वह आंखें नहीं खोल। तभी नैना के कमरे में एक औरत राजस्थानी पोशाक पहने हुए अंदर आती है और उसके पीछे एक 18 साल की लड़की भी आ रही थी और उसके पीछे 2 दासियां भी थी। वह लड़की और वह औरत जैसे जैसे नैना के करीब आ रहे थे वैसे वैसे नैना को सब पता चल रहा था। तभी वह औरत नैना के थोड़ी दूर जाकर रुकती है और बोलती है, और राजकुमारी उठ जा और चुपचाप तैयार होकर नीचे आ जा, यहाँ हम लोग तेरे नौकर नहीं है जो तुझे रोज रोज उठते आए। नैना जब यह आवाज़ सुनती है तो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है, लेकिन आंखें नहीं खोलती। तभी 18 साल की लड़की बोलती है, यह मनहूस उठ जाना, कितना सोएगी, और वैसे भी तेरी यह शक्ल देखनी हमें पसंद नहीं है। वह तो हम मजबूर हैं जो तुझे यहाँ उठाने आ जाते हैं, और पिताजी भी तुझसे मिलना चाहते हैं, चुपचाप उठ जा। जैसे ही नैना ये बात सुनती है वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है, और जैसे ही नैना आंखें खोलता है तो उसके सामने रूपाली और राधिका खड़ी थी। उन दोनों को देखते ही नैना अपने मन में बोलती है, तुम्हारा बंद तो मैं ऐसा बजाऊंगी ना कि तुम दोनों याद रखोगी। बस मुझे यहाँ के तौर तरीके और यहाँ के लोगों को अच्छे से समझना है, उतनी देर इंतजार करो। नैना अभी अपने मन में ये सब सो ही रही थी कि तभी उसे फिर से रूपाली की आवाज़ सुनाई देती है, 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट मैं चुपचाप नीचे आ जाना। इतना बोल वह राधा को इशारा करती है तो राधा भी अपनी माँ के साथ नैना के रूम से निकल जाती है। 2 दासियां भी एक नज़र नैना को देखते हैं और वह भी नैना को इस तरह चढ़ाकर चली जाती है कि नैना इस घर में एक नौकरानी हो और वह लोग महारानियां हो। नौकरानियों का ये रवैया देखकर नैना मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है, सबसे पहले तुम लोगों को प्रसाद मिलेगा, बाद में इनको। इतना बोल नैना अपने बेड से खड़ी होती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। इंट्रोडक्शन। सूर्यगढ़ के महाराज। महाराज उदय ठाकुर। महाराज की पहली पत्नी सुमन ठाकुर। पहली पत्नी की बेटी नैना ठाकुर। महाराज का बड़ा बेटा शिवम ठाकुर। दूसरी पत्नी के बच्चे और दूसरी पत्नी का नाम रूपाली ठाकुर। महाराज की दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी से 2 बच्चे, राधिका ठाकुर, भैरव ठाकुर। ये है हमारी हीरोइन के परिवार से आप सबका इंट्रोडक्शन। प्रतापगढ़ के महाराज। प्रतापगढ़ सभी राज्यों से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। हीरो की फैमिली से इंट्रोडक्शन। महाराज सूरज सिंह राठौर पृथ्वी सिंह के पिता। महारानी विशाखा पृथ्वी सिंह राठौर की माँ। महाराज के 3 बच्चे, पृथ्वी सिंह राठौर, कुणाल सिंह राठौर छोटा भाई, देविका सिंह राठौर छोटी बहन। कहानी में ना गए। नैना दरवाजा बंद करने के बाद खुद को अच्छे से देखते हैं और फिर अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोलती है, तुम लोगों को यही काला रंग पसंद है ना? बहुत जल्द मैं ये काला रंग अपने शरीर से अलग कर दूंगी, यह मेरा वादा है तुम सबसे। लेकिन तुम लोगों को अच्छे से जानने के लिए मुझे कुछ समय के लिए इसीलिए बस में रहना होगा। इतना बोल वह खुद को मिरर में देखती है तो खुद के चेहरे को देखकर बोलती है, वैसे तो मुझे उल्टी आती है खुद को देखकर, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। थोड़े देर के लिए ये काला रंग मेरी खूबसूरती को नजर ना लगे इसीलिए लगा कर रख लेती हूँ। मासूम कोयल, तू सच में कोयला लग रही है। इतना बोलकर नैना मुस्कुराने लगती है और फिर अलमीरा खोलती है तो देखी है कि नैना के सभी कपड़े डार्क रंग के थे और एकदम भारी भरकम। ये देखकर नैना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह मन में बोलती है, बहुत चालाक हो तुम लोग, ऊपर से काला रंग और ऊपर से चमक चमक वाले कपड़े के दंगे कपड़े, जीन्स। मासूम नैना सबकी नज़रों में जोकर बनकर रह जाए वह, लेकिन कोई बात नहीं, ये जोकर तुम लोगों को अच्छे से मचाएगी। इतना बोल वह एक सिंपल सा लहंगा निकलती है और उसे पहन लेती है और फिर अपने रूम से बाहर की तरफ चल पड़ती है। जैसे जैसे नैना अपने कमरे से बाहर आकर आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे दासियां उसे घिन भरी नज़रों से देख रही थी, लेकिन इससे नैना को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह इस तरह चलती रही और चलते चलते वह एक बहुत लिविंग हॉल में पहुंच गई जहां चारों तरफ बड़े बड़े सोफे रखे हुए थे और उन सुबह पर एक शख्स अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठा था। इतना उसे शख्स को देखते ही पहचान जाती है, जी हाँ, ये कोई और नहीं नैना के पिता थे। नैना के पिता को देखते ही कोयल की आंखों में हल्का सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह खुद को शांत रखती है। नैना के पिता जब खुद पर किसी
की नज़रें महसूस करते हैं तो सामने नैना को देखते ही एक पल के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, फिर वह नैना की तरफ से अपनी नज़रें हटा लेते हैं। नैना ने भी ये बात नोट कर ली थी, तभी रूपाली की आवाज़ नैना को सुनाई देती है, नैना यहाँ आओ और अपने पिता को प्रणाम करो। नैना रूपाली की तरफ देखती है और फिर अपने पिता की तरफ। नैना के पिता के पास ही राधिका बैठी हुई थी। राधिका को देखते ही नैना अपने मन में बोलती है, तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि ताकि मुझे तकलीफ हो। बेवकूफ़ औरत और बेवकूफ़ बेटी दोनों यह नहीं जानती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर असली नैना होती तो उसके दिल में दर्द जरूर होता, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस मासूम नैना को इंसाफ दिलाना है। इतना बोल वह एक नज़र आगे बढ़ती है और महाराज की तरफ देखकर अपना सर झुकाकर बोलता है, प्रणाम महाराज। महाराज जब अपनी बेटी के मुंह से पिताजी की बजाय महाराज सुनते हैं तो थोड़े हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। नैना भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और सभी को प्रणाम करती है। रूपाली को भी नैना महारानी प्रणाम बोलकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। रूपाली जब नैना के मुंह से महारानी सुनती है तो एक पल के लिए तो कुछ हो जाती है, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, क्योंकि महाराज के सामने उसने हमेशा ही नैना को अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया था। महाराज जब नैना के मुंह से रूपाली के लिए भी महारानी सुनते हैं तो एक नज़र उठाकर रूपाली की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। तभी रूपाली नैना से बोलता है, बेटा तुमने हमें महारानी क्यों कहा, मन क्यों नहीं। तभी नैना मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, क्योंकि मेरी माँ आप नहीं हो, इसीलिए मैंने आपको महारानी बोला है। तभी राधिका गुस्से से बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या, तुम मन को महारानी क्यों बोल रही हो, और पिताजी को भी तुमने महाराज बोला। तभी नैना राधिका से बोलता है, क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे माता पिता हैं, मेरा कोई नहीं है। जैसे ही नैना ये बोलती है महाराज के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो जाते हैं। राज गुस्से से बोलते हैं, तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना कि तुम्हें वह शादी ना करनी पड़े। तभी नैना महाराज की तरफ देखकर बोलती है, शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवाइए महाराज, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है। इतना बोल नैना बिना किसी पर ध्यान दिए वहाँ से उठकर अपने कक्ष की तरफ चली जाती है। महाराज, रूपाली और राधिका तीनों हैरानी से नैना को देखते ही रह जाते हैं। अब तक नैना की बातें सुन एक पल के लिए तो तीनों के ही चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। तभी राधिका मासूम बनते हुए महाराज से बोलता है, पिताजी हम नैना से बात करेंगे, हम जानते हैं कि वह ये शादी नहीं करना चाहती। राधिका इतना बोली ही थी कि तभी रूपाली बोलती है, तुम जो। राधिका, हमें तुम्हारे पिताजी से कुछ बात करनी है। राधिका एक नज़र अपनी माँ को देखते हैं तो दोनों माँ बेटी आंखों से ही कुछ इशारा करती हैं और राधिका अपने चेहरे पर गांधी स्माइल लिए वहां से चली जाती है। राधिका के जाते ही रूपाली अपनी जगह से खड़ी होती है और महाराज के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, महाराज हम जानते हैं कि हमारा यह फैसला नैना को दर्द दे रहा है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि नैना की बदसूरती की वजह से उससे कोई शादी नहीं कर रहा और ना ही करेगा। और महाराज पृथ्वी सिंह को ये नहीं पता कि नैना कैसी दिखती है और कैसी नहीं। उन्होंने हमारे आगे शर्त रखी थी ना कि उन्हें हमारी बड़ी बेटी से शादी करनी है, तो हमने भी उनकी ये शर्त मान ली है, तो बस अब चुपचाप हमें ये शादी करनी ही होगी। शादी करने के बाद पृथ्वी सिंह अपने वचन से नहीं कर सकता, उसे नैना को अपनी पत्नी का दर्जा देना ही होगा। लेकिन नैना ये बात नहीं समझ रही। तभी महाराज अपनी आंखों में खाली पान लिए रूपाली की तरफ बोलते हैं, हम जानते हैं कि हमारी बेटी यह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हमारी बच्ची को इस राज्य की भलाई के लिए ये शादी करनी ही होगी। तभी रूपाली मासूम बनते हुए बोलते हैं, आप चाहते हैं तो मैं राधिका की शादी पृथ्वीराज सिंह से करने को तैयार हूं। तभी महाराज गुस्से से रूपाली से बोलते हैं, नहीं, हम रूपाली की शादी नहीं कर सकते। आप ही अच्छे से जानती हैं कि रूपाली हमारे मंत्री के बेटे से प्यार करती हैं, हम अपनी बच्ची के प्यार का खून नहीं कर सकते। और वैसे भी नैना से शादी कौन करेगा उसकी सच्चाई जानने के बाद कि वह कितनी बदसूरत है। महाराज की बात सुन रूपाली मन ही मन मुस्कुराती है और अपने मन में ही बोलती है, माफ़ कीजिएगा महाराज, हकीकत में तो आपकी बेटी किसी परी से कम सुंदर नहीं है, लेकिन मैं अपनी मासूम बच्ची को उसे शैतान के हवाले कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वह कितना बेदर्द इंसान है, ना ही उसके सीने में दिल है और ना ही किसी के लिए दया। ऐसी बेदर्द इंसान के लिए मैं अपनी बच्ची की बाली कभी नहीं चढ़ने दूंगी। और दूसरी बात, जब उसे पता चलेगा कि नैना बदसूरत है और नैना ने उसे धोखा दिया है, तो वह इस वक्त नैना को जान से मार देगा और मेरे एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो मेरी बच्ची उसे जल्लाद से बच जाएगी और दूसरा नैना मेरे रास्ते से हमेशा के लिए है जाएगी। इतना बोल रूपाली मन ही मन खुश हो रही थी, ग्रिन ग्रिन और मन में ही मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ नैना का कैमरा कहना जब अपने कमरे में आती है तो चारों तरफ अपनी नज़रें घूम कर देखती है। तभी उसे अपने कमरे में एक पौधा नजर आता है। नैना उसे पौधे को देखते हैं और फिर देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि ये पौधा इंसान के शरीर को कमज़ोर करता है और उसकी अंदरूनी शक्ति को काम करने लगता है। इस पौधे को देखते ही नैना की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह उसे पौधे को उठाकर अपनी खिड़की से ही कहीं दूर फेंक देती है
और फेंकते ही वह अपने मन में होती है। इसीलिए तो नैना के दिमाग और शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी कि वह अपने दिमाग से इनकी सच्चाई भी जान सके, क्योंकि इस पौधे के कारण ही उसकी सोचने समझने की शक्ति आदि से ज़्यादा खत्म हो गई थी। तभी नैना मन में बोलती है, इन माँ बेटी ने काफ़ी समय से इस पौधे को उसके कमरे में रखा हुआ था, जिससे धीरे धीरे उसकी सोने की शक्ति और अंदरूनी शक्ति कम होती चली गई। लेकिन मैं एक डेविल क्वीन हूँ। इतना बोलते ही नैना जोर जोर से हंसती है और फिर खुद को शांत करके बोलती है, बहुत जल्द मैं इस महल में रहने वालों की जिंदगी नरक बना दूंगी। सबसे पहले मुझे उसे राजा से निपटना होगा और फिर अपने इस आलसी शरीर को मजबूत बनाने के लिए इस महल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं इस महल में रहकर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ठीक है। नैना बेड पर बैठी है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ मंत्र मन में पढ़ने लगती है। कुछ मंत्र पढ़ते ही उसके सामने तितली रानी आ जाती है। तितली रानी आते ही दिखती है कि नैना अभी तक मंत्र पढ़ रही है। तभी तितली रानी बोलती है, आंखें खोलो नैना। जैसे ही आंखें खोलता है तो तितली रानी को सामने देखकर पहले उन्हें प्रणाम करती है और फिर बोलती है, तितली रानी मुझे इस महल से बाहर जाकर अपने इस कमज़ोर शरीर को ताकतवर बनाना है और आप जानती हैं कि अभी मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती। तभी तितली रानी मुस्कुराती है और बोलती है, ये लो, यह एक लॉकेट है, इसे गले में पहन लो। तुम जब भी इस लॉकेट को पकड़कर जहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, बोलो कि यह लॉकेट तुम्हें उतनी ही दूर ले जाएगा। और जब तुम इस लॉकेट से अपना हाथ हटा लगी तभी तुम अपनी जगह पर होगी और सबको नजर भी आओगी। तितली रानी की बात सुनो। नैना फटाफट उसे लॉकेट को लेती है और अपने गले में पहन लेती है। नैना जैसे ही गले में लॉकेट पहनती है वह लॉकेट अदृश्य हो जाता है। तभी तितली रानी नैना से बोलता है, चिंता मत करो, ये लॉकेट सिर्फ तुम्हें ही नजर आएगा और किसी को नहीं, क्योंकि ये जादुई लॉकेट है। तुम जब चाहे जहाँ चाहे जाना चाहती हो तुम्हें ये वहाँ ले जाएगा और तुम किसी को नजर भी नहीं आओगी कि तुम कहाँ से गई हो और कहाँ से नहीं। तितली रानी के इतना बोलते ही नैना अपने दोनों हाथ जोड़ती है और बोलती है, शुक्रिया तितली रानी। तभी तितली रानी बोलती है, तो मैं तुम्हारी मकसद में कामयाबी मिले। इतना बोलकर तितली रानी हवा में ही गायब हो जाती है। तितली रानी के जाते ही नैना मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है, बहुत जल्द मैं फिर से वही जल्लाद बनूंगी जो मैं पहले थी। बस इस शरीर को मजबूत बनाना है और कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए अब जंगल ही मेरा असली घर है और वैसे भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नैना जिए या मरे। नैना अभी यह बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने कमरे की तरफ आते कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। नैना जैसे ही देखती है कि उसके कमरे की तरफ कोई आ रहा है, वह फटाफट अपने बेड पर लेट जाती है और अपना चेहरा अपने घुटनों में रख लेती है। नैना के बेड पर बैठते ही और अपना चेहरा घुटनों में रखते ही तभी एकदम से आपके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही नैना जब सामने देखती है तो रूपाली और राधिका दोनों खड़ी थी। तभी रूपाली गुस्से से नैना की तरफ आती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सबके सामने ऊंची आवाज़ में मुझसे बात करे, और क्या कहा तूने? तू शादी करके जल्दी यहाँ से जाना चाहती है। मैं भी तुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तूने अपना असली रंग रूप किसी को दिखाया तो तू जानती है ना कि उसी दिन तेरी माँ मर जाएगी, और तू यह भी जानती है कि तू कितनी मनहूस है। इसीलिए तो तेरे पिताजी तेरी शादी उसे जल्लाद से कर रहे हैं जो हर रोज लड़कियों के शरीर के साथ खेलता है और उन्हें बाद में मार डालता है। रूपाली की बात सुन नैना कुछ बोलती नहीं लेकिन मन ही मन मुस्कुराती है। तभी राधिका बोलती है, हाँ मैंने भी सुना है कि वह शैतान पता नहीं कितनी लड़कियों को मारकर जिंदा जला चुका है। हे भगवान, पिताजी ने इसके लिए वही शैतान चुना है। दोनों माँ बेटी की बातें से नैना मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी राधिका नैना से बोलता है, सुंदर बदसूरत, अगर तूने अपना यह खूबसूरत असली चेहरा कभी किसी को दिखाया ना तो इस वक्त तेरी माँ तो भगवान को प्यारी हो ही जाएगी और यह जो राज्य है ना ये भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो तू यहाँ की बड़ी महारानी है तो अब तुझे ही बड़ी महारानी होने की कीमत भी चुकानी पड़ेगी ना। नैना जो उनकी बातें सुन रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी, अपने मन में बोलती है, मैं बेवकूफ़ नैना नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की बातों में कभी नहीं आऊँगी। और वैसे भी वह बेवकूफ़ पृथ्वी मुझे क्या मारेगा, मैं तो खुद उसकी मौत बनने में टाइम नहीं लगाऊंगी। लेकिन मुझे ये जानना है कि उसे बेवकूफ़ को मुझ में क्या दिलचस्प है और सॉरी मरी हुई नैना में क्या दिलचस्पी थी जो इतनी बदसूरत दिखती थी लोगों के सामने। चलो ये तो मैं बाद में सच का पता कर ही लूँगी, लेकिन यह दाहिने अभी चाहती क्या है। वह दोनों माँ बेटी जब नैना को डरा धमका रही थी तभी वह नोटिस करती है कि नैना कुछ बोल नहीं रही। तभी राधिका बोलती है, तो सुन भी रही है या नहीं? तभी नैना बोलती है, हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं समझ गई हूँ कि मुझे महारानी होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। नैना की बेवकूफ़ी भरी बातें तुम दोनों माँ बेटी माँ ही मन मुस्कुराती है। तभी रूपाली बोलती है, खाना तेरे कमरे में भिजवा रही हूँ, यहीं पर खा लेना, और अगर महाराज तुझे खाने के लिए बुलाए तो बोल देना कि तू अपने कमरे में ही खाएगा। आई बात समझा? तभी नैना हाँ मैसेज हिलती है नैना की हाँ सुन। दोनों माँ बेटी माँ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नैना के रूम से बाहर चली जाती हैं और जाते समय वह नैना के दरवाजे को अच्छे से बंद कर जाती हैं ताकि नैना कमरे में ही रहे। नैना उन लोगों की बातें अच्छे से सुन रही थी और समझ भी रही थी। उन लोगों के जाते ही नैना बेड से खड़ी होती है और जोर जोर से हंसती है और बोलती है, बेवकूफ़ औरतें डेविल क्वीन से उलझने चली है, बहुत जल्द मैं तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। इतना बोल देना उसे लॉकेट को पड़ती है और मन में बोलती है, जंगल जैसे ही मैं इतना बोलती है और आंखें बंद करती है। कुछ ही मिनट में वह जब आंखें खोलता है तो जंगल में होती है। नैना जब आंखें खोल के सामने देखती है तो उसे घना
जंगल नजर आता है तभी नैना अपनी कमर के पीछे से एक खंजर निकलती है। अब तक नैना अपनी कमर के पीछे से खंजर निकालकर चारों तरफ अपनी नज़रें घूमकर देखती है तो उसे जंगल ही जंगल नजर आता है। नैना जब चारों तरफ अपनी नज़रें घूमकर देखती है तभी उसे कुछ की दूरी पर कुछ हलचल महसूस होती है। नैना धीरे धीरे उसे हलचल को मैसेज करते हुए है अपने कदम उसे तरफ बढ़ा देती है जहां से उसे हल्की फुल्की हलचल महसूस हो रही थी। नैना जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसे वहां किसी के होने का एहसास हो रहा था। नैना जैसे ही उसे जंगल के पास पहुंचती है तो वहां उसे एक खरगोश नजर आता है। खरगोश को देखते ही नैना नीचे झुकती है और जैसे ही खरगोश को उठाने लगती है वह खरगोश एकदम से आगे बढ़ जाता है। ये देखकर नैना खरगोश की तरफ देखकर बोलती है, अच्छा तो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, कोई बात नहीं, इतना बोलना ना। उसे खरगोश को गौर से देखते हैं और जैसे ही वह खरगोश एक जगह पर रुकता है पलक झपकते ही नैना उसे खरगोश को पकड़ लेती है। जब वह खरगोश खुद को नैना की पकड़ में देखा है तो झटपट आने लगता है। तभी नैना खरगोश से बोलता है, ये छोटू चुपचाप टिक जा वरना तुझे गंजा कर दूंगी। जैसे ही वह खरगोश नैना की बात सुनता है हिला डोलना बंद कर देता है। नैना ये बात नोटिस कर लेती है और हैरानी से बोलती है, क्या तुम मेरी बात समझ सकते हो? खरगोश हाँ में अपनी गर्दन खिला है। तभी नैना बोलती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तभी वह खरगोश डरी सनी नज़रों से नैना की तरफ देखा है तभी अपना खरगोश से बोलता है, डरो मत, अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। खरगोश जैसे ही नैना की बात सुनता है तो हाँ मैं फिर हिलता है। तभी नैना खुशी से बोलती है, तो चलो आज से हम दोनों दोस्त हुए। खरगोश भी अपना एक हाथ उठा देता है। ये देखकर नैना खुश हो जाती है और बोलती है, अब से तुम्हें कोई कुछ भी कहे या नुकसान पहुंच तो तुम मुझे बताना, मैं उसे फूंक मारकर इस दुनिया से गायब कर दूंगी। नैना की बात सुनकर खरगोश खुश हो जाता है और अपने दोनों हाथों से नैना के हाथों को प्यार से सहलाने लगता है। ये देखकर नैना भी खुश हो जाती है और खरगोश को नीचे जमीन पर छोड़ देती है। इधर नैना खरगोश के साथ अपनी दोस्ती बना रही थी। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक शख्स हजारों लोगों से अकेला लड़ रहा था। उसे शख्स के चेहरे पर काले रंग का नकाब था दिख रही थी तो उसे शख्स की आंखें वो शख्स अकेला ही उन लोगों से लड़ रहा था और उन लोगों पर भारी भी पड़ रहा था। इसी तरह वह शख्स काफ़ी देर तक उन लोगों से लड़ रहा था। तभी पीछे से कुछ लोग उसे शख्स पर वार करते हैं लेकिन वह शख्स समय रहते ही अपनी दिशा बदल लेता है और जिन लोगों ने उसके पीछे से हमला किया था उन लोगों के सीने पर वार करता है। उसके एक बार से ही उसके पीछे हमला करने वाले लोग जमीन पर गिर जाते हैं कि पीठ पर वार कर देते हैं जिससे उसे शख्स की पीठ से खून पानी की तरह बहने लगता है। लेकिन वह शख्स रुकता नहीं बल्कि पीछे मुड़कर उन हमलावरों का कर उनके धड़ से अलग कर देता है। अपने सामने का दृश्य देखा बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं कि एक ही बार में इस आदमी ने दो लोगों का कर उनके धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह वह शख्स बाकी बचे हुए लोगों को भी जान से मार देता है लेकिन इसी बीच उसका काफ़ी खून बह चुका था। वह शख्स धीरे धीरे थकान की वजह से और खून ज़्यादा बहाने की वजह से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ नैना जो खरगोश के साथ बातें कर रही थी, खरगोश एकदम से नैना के हाथ में आता है और फिर नैना के हाथ से नीचे ज़मीन पर आ जाता है और उछल कूद करने लगता है। नैना भी ये देखकर खुश हो जाती है और वह भी खरगोश के साथ घने जंगल में खेलने लगती है। खेलते खेलते नैना और खरगोश इस आदमी के काफ़ी करीब आ जाते हैं। खरगोश शरारत करता करता उसे आदमी के पास पहुंच जाता है। तभी नैना भी खरगोश का पीछा करते करते एकदम से उसे आदमी के पास आ जाती है। नैना जब अपने सामने पेड़ के नीचे एक आदमी को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। तभी नैना मन में बोलती है, ये बंदर कौन है और इतनी रात गए पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? नैना अभी ये सोच क्यों रही थी कि तभी नैना का ध्यान उसे आदमी के पैरों के पास जाता है। जैसे ही नैना वहां देखते हैं तो देखती रह जाती है क्योंकि उसे आदमी का खून उसकी पीठ से निकलते हुए उसे आदमी के पैरों के पास आ चुका था। नैना हैरानी से उसे आदमी के करीब जाती है और उसे हिलाकर पूछता है, हेलो तुम ठीक तो हो ना? आर यू ओके? कभी नैना अपने माथे पर हाथ मारती है और बोलती है, हे भगवान, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं किसी और दुनिया मैं हूँ। इसीलिए नैना फिर से बोलती है, हेलो क्या तुम ठीक हो? नैना के पूछने पर भी वह शख्स कुछ नहीं बोलता। तभी नैना खरगोश की तरफ देखती है तो खरगोश भी मासूमियत से नैना की तरफ देख रहा था जैसे कह रहा हूँ इसे बचा लो। तभी नैना खरगोश की आंखों की तरफ देखकर बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ। नैना खरगोश की बात को समझते हुए उसे इंसान को अच्छे से देखती है कि तभी उसे समझ आता है कि खून इस आदमी के शरीर के पीछे से आ रहा है। वह उसे आदमी को उल्टा करती है और देखती है कि खून पीछे से आ रहा है। तभी नैना अपना चाकू निकलती है और पीछे से ही उसे आदमी के कपड़े फाड़ देती है। जैसे ही वह कपड़े फाड़ दी है तो उसे एक गहरा जख्म नजर आता है। तभी नैना खरगोश की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ जड़ी बूटियाँ कहाँ हैं? तभी खरगोश नैना की बात को समझा, हाँ मैं फिर हिलता है। नैना खरगोश की बात का मतलब समझकर बोल दिया, चलो मुझे लेकर चलो। खरगोश भी नैना की बात समझ जाता है और वह वहां से उछलता कुर्ता जड़ी बूटियां की तरफ आ जाता है। जैसे ही नैना सामने जड़ी बूटियां देखी है तो फटाफट कुछ जड़ी बूटियां तोड़ती है। तभी नैना जड़ी बूटियां को हाथ में लेती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। जैसे ही नैना मंत्र पढ़ती है जड़ी बूटियां एक पाउडर में बदल जाती है और नैना फटाफट उसे पाउडर को लेकर उसे आदमी के पास पहुंचती है और फिर अपना दुपट्टा फाड़कर उसे शख्स के जख्म को
अच्छे से साफ करती है और फिर उसे जड़ी बूटियां के पाउडर को उसे जख्म में अच्छे से भर देती है और फिर अपनी चुन्नी का पूरा हिस्सा फाड़कर उसे शख्स की पीठ पर अच्छे से लपेट देता है और फिर एक गांठ मार देती है और फिर अपने दोनों हाथ झाड़कर बोलती है, मैं तुम्हारी जान तो बचा ली है और शुक्र करो मेरा, क्योंकि जो खंजर तुम्हें मर गया था वह जहर से भरा हुआ था। मैंने जो जड़ी बूटियां लगाई है इससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे और हाँ, दोबारा मुझे कभी मिलना मत। इतना बोलकर नैना उसे शख्स को अच्छे से पेड़ के साथ ही बैठा देती है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, अपना ध्यान रखना अजनबी। इतना बोल नैना वहां से निकल जाती है। वह शख्स जो दर्द से बेहाल था और बेहोशी की हालत में था, वह नैना को अपनी धुंधली आंखों से देख रहा था और उसकी बातों को सुन भी रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जाती हुई नैना की बात सुनते हुए ही मन में बोलता है, तुम जो भी हो बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा और जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसका बदला मैं तुम्हें जरूर चुकाऊंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। तुम नहीं जानती कि तुमने किसकी मदद की है। इतना बोल तो शख्स अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ नैना खरगोश से बोलता है, आज से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे दोस्त बनके, और मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। भले ही मैं महल की रानी हूँ लेकिन यह जंगल आज से मेरा घर है और मुझे बहुत जल्द इस जंगल में अपना घर भी बनाना है। खरगोश जो नैना की बातें सुन रहा था वह हैरान रह जाता है कि यह एक रानी है तो फिर ये जंगल में क्यों रह रही है। तभी खरगोश के मन की बात सुन लेना बोलती है, भले ही मैं महलों की रानी हूँ लेकिन मेरे भी कुछ राज है। मुझे हमेशा से ही प्रकृति से प्यार रहा है और मुझे आज़ादी भी पसंद है। महल की चार दीवारी नहीं और जंगल से तो मेरा पुराना रिश्ता है। नैना की बात सुन खरगोश भी हाँ में सिर हिलता है। इसी तरह नैना उसे खरगोश को अपने गोद में लेती है और आंखें बंद कर अपने लॉकेट को हाथ में पड़ बोलते हैं, महल में मेरा कमरा। इतना बोलते ही वह आंखें खोलता है तो वह खरगोश के साथ अपने कमरे में होती है। तो दोस्तों, कौन था वह शख्स नैना ने जिसकी जान बचाई थी और कौन है ये खरगोश जो नैना की बातें समझ रहा है, और ऐसा क्या रिश्ता है नैना का जंगल से जो नैना जंगल में ही अपना घर बनाना चाहती है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो नैना जंगल में घर बनाकर रहना चाहती है। क्या चल रहा है नैना के दिमाग में, अब क्या करेगी नैना, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब तक इधर नैना अपने कमरे में जैसे ही पहुंचती है सबसे पहले वह खरगोश को अपने बेड पर बिठाती है और बोलती है, हिलना मत, मैं अभी 10 मिनट में आता हूं और ज़्यादा बदमाशी मत करना। खरगोश भी नैना को आंखों ही आंखों में ऐसे जवाब दे रहा था जैसे बोल रहा हो, तुम चिंता मत करो मैं कोई बदमाशी नहीं करूंगा। नैना प्यार से खरगोश के सिर पर हाथ फेरती है और फिर वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही नैना वॉशरूम में चली जाती है वैसे ही खरगोश चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखता है और फिर एकदम से एक 10 साल के बच्चे में बदल जाता है। खरगोश जैसे ही 10 साल के बच्चे में बदलता है वह चारों तरफ अपनी नज़रें घूम कर देखता है और फिर बोलता है, आखिर इतने सालों बाद में इंसान बन गया हूँ, मेरा शराफ खत्म हो चुका है और आज से यही मेरी मालकिन है। इतना बोल वह 10 साल का बच्चा एक नज़र फिर से बाथरूम की तरफ देखा है और फिर आंखें बंद करके वापस खरगोश बन जाता है। दूसरी तरफ नैना वॉशरूम में बड़े से बात तक में बैठी नहा रही थी कि तभी नैना अपने मन में बोलती है, हे भगवान, मैं तो कपड़े लाना ही भूल गई। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, बल्कि अब मैं कायल कपूर नहीं एक महारानी हूँ। इतना बोलते हैं नैना बाथ टब से बाहर निकलती है और एक नज़र बाथ टब के पानी को देखती है। बाथ टब का पानी हल्का काला था। ये देखकर नैना मुंह चढ़ाकर बोलता है, कुछ दिन की बात और है, फिर इस चांद सी खूबसूरती पर कोई दाग नहीं होगा। इतना बोल वह एक टॉवल चारों तरफ लपेटती है और वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही नैना वॉशरूम से बाहर आती है उसकी नज़र सीधा खरगोश पर जाती है जो एक छोटे बच्चों की तरह नैना के बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठा था। नैना एक नज़र खरगोश को देख अपनी अलमारी की तरफ जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है उसे वही चमक धमक वाले कपड़े नजर आते हैं जिन्हें देखते ही नैना का मुंह बन जाता है। तभी नैना अच्छे से कपबोर्ड में अपने लिए कोई हल्के फुल्के कपड़े देखी है तो उसे एक पुराना सा लहंगा नजर आता है। उसे देखकर नैना मुंह चुरा कर बोलता है, ऐसे कपड़े तो मेरे जमाने में झाड़ू पोछा करने वाली भी नहीं पहनती जो यहाँ की राजकुमारी पहनती है। इतना बोल नैना मुंह बनाकर ही उसे लहंगे चोली को पहन लेती है और फिर बेड पर जाकर लेट जाती है। तभी उसे याद आता है कि अभी तक उसने खाना नहीं खाया। ये याद आते ही नैना अपने पेट पर हाथ रखती है और बोलती है, पता नहीं यहाँ ये लोग कितने बजे खाना खाते हैं और कितने बजे नहीं, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। नैना अभी इतना बोल नहीं रही थी कि तभी नैना के दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना जैसे ही खड़ी होकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़की खाने का था लेकर खड़ी थी। खाने को देखते ही नैना उसे लड़की से थल छीन लेती है और बिना कुछ बोले उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। खाना लेकर आई लड़की नैना की यह हरकत देख हैरान रह जाती है और हैरानी से ही बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह बेवकूफ़ अब ज़्यादा बेवकूफ़ होती जा रही है। इतना बोल वह हंसती हुई ही मटकनी हुई राधिका के पास जाती है। राधिका जैसे ही खाना देकर आ रही दासी को देखते हैं तो बोलती है, क्या खबर है। तभी वह दासी मुस्कुरा कर बोलता है, बेवकूफ़ बेवकूफ़ ही रहती है। उसने सीधा था हाल पड़ा और खाना कमरे में ले गई और गेट बंद कर दिया। जैसे ही राधिका ये सुनती है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपनी कामवाली को कुछ सोने के सिक्के देती है और बोलती है, ये लो मस्ती करो। इतना बोल वह मटकनी हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वह कामवाली भी सोने के सिक्के देखकर राधिका के गुण गाती हुई ही अपनी सहेलियों के पास चली जाती है जो इस महल में काम कर रही थी।
दूसरी तरफ नैना जैसे ही कमरा बंद करती है तो उसके सामने खरगोश बेड पर बैठा था। खरगोश को देखते ही नैना बोलती है, मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी होगी, इसलिए हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। जैसे ही नैना ये बोलता है वह खरगोश उसी पल एक 10 साल के बच्चे में बदल जाता है। नैना जैसे ही अपने सामने खरगोश को बच्चों में बदलते हुए देखते हैं तो हैरानी से बोलती है, ये क्या है। तभी वह 10 साल का बच्चा बोलता है, मैं खरगोश ही हूँ, मैं असल में एक बच्चा था, लेकिन मैं किसी साधु का तब खराब किया था जिस कारण उसने मुझे खरगोश बना दिया था और साथ लेकिन जब मैं उसे अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसे मनाया तो उसने मुझे एक एकवचन दिया और कहा कि जिस दिन एक लड़की मुझे देखते ही मेरे पास आएगी और मुझसे दोस्ती करेगी और फिर एक अनजान शख्स की जान बचाएगी और मुझे अपने साथ लेकर जाएगी, उसी दिन वह शराफ खत्म हो जाएगा और मैं इंसान बना सकूंगा। और उसी के साथ ही उसने मुझे बहुत सारी शक्तियां भी दी। साधु बाबा ने मुझे अंतिम शक्तियां दी और मैं उन्हीं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे साधु बाबा अपने लिनन होते गए और एक दिन वह हवा में ही गायब हो गए। साधु बाबा के गायब होने के बाद मैं जंगल में भटकता रहा, कभी मैं पेड़ों पर और कभी मैं कहीं कहीं मैं बड़े जानवरों से भी बचता रहा। महागुरु ने मुझे काफ़ी शक्तियाँ दी थी, इसलिए आज तक मैं किसी का शिकार नहीं बना। लेकिन थोड़ी देर पहले जब तुम जंगल में आई तभी मुझे आवाज़ हुआ कि तुम वही लड़की हो जो मुझे महागुरु ने बताई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई थी, जो ऊर्जा मैं आज तक किसी से महसूस नहीं की थी। जैसे ही नैना खरगोश की बात सुनती है तो उससे पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है। तभी वह खरगोश बताता है, मेरा नाम कृष्णा। जैसे ही नाना ये सुनती है तो खरगोश से बोलता है, आज से तुम मेरे दोस्त हो और आज से मैं तुम्हें कृष्ण ही बुलाऊंगी और हाँ, दूसरों के सामने तुम खरगोश के रूप में ही रहोगे, क्योंकि यहाँ कोई भी मेरा नहीं है, चारों तरफ मेरे दुश्मन ही दुश्मन है। तभी खरगोश बोलता है, हाँ, मुझे इस महल में दाखिल होते ही सब कुछ पता चल गया है कि तुम कितने खतरों से घिरी हुई हो। बनाना भी मुस्कुराती है और खरगोश से बोलता है, जो मुंह हाथ धो लो फिर मेरे साथ ही खाना खा लो। तभी खरगोश भी मुस्कुराता है और इंसानी रूप में ही अपने हाथ पैर धोने चला जाता है और वापस आकर नैना के पास बैठ जाता है और दोनों मिलकर खाना खाना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में दोनों खाना खा लेते हैं और फिर दोनों ही अपने पेट पर हाथ फेरकर बेड पर उल्टे होकर लेट जाते हैं। लेते ही दोनों को गहरी नींद आ जाती है। इधर नैना और कृष्णा दोनों ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे के हमदर्द भी। दूसरी तरफ जिस शख्स को नैना ने बचाया था वह शख्स पेड़ के नीचे जख्मी हालत में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर 3 शख्स आते हैं और उसे इंसान के सामने सर झुकाकर बोलते हैं, माफ़ करना महाराज, हमें आप तक पहुंचने में देर लग गई। तभी वह शख्स उन तीनों सायों से बोलता है, ठीक है चलो जल्दी। तभी वह तीनों आदमी उसे पेड़ के नीचे बैठे शख्स को सहारा देकर उठने लगते हैं कि तभी वह बोलता है, दूर हटो। उसे शख्स के इतना बोलते ही वह तीनों से दूर हट जाते हैं कि तभी वह शख्स खड़ा होता है और कुछ मंत्र पढ़ते ही हवा में ही गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही वह तीनों चाय भी गायब हो जाते हैं। अब तक जैसे ही वह तीनों भी वहां से गायब होते हैं तो पूरे जंगल में सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाता है। और दूसरी तरफ एक बड़े से महल के कमरे में एक शख्स दाखिल होता है। वह अपने चेहरे से नकाब उतार देता है और जाकर एक बड़े से शीशे के आगे खड़ा हो जाता है। उसे शीशे में वह शख्स जैसे ही खुद को देखा है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपने पीने पर बंधी हुई चुन्नी पर जाती है। उसे चुन्नी को देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और फिर वह शख्स खुद को मिरर में देखते हुए ही अपने कपड़े धीरे धीरे उतार देता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वो शख्स ठंडे पानी के बड़े से टब में जाकर लेट जाता है और कुछ ही मिनट बाद उसे तब से बाहर आता है और अपने आप को एक साफ कपड़े से चारों तरफ से लपेट लेता है और फिर वॉशरूम से बाहर आकर खुद को मिरर में देखता है और फिर सीधा जाकर बेड पर उल्टा होकर लेट जाता है। उसके लेते ही 2 मिनट बाद एक सेवक वेद गुरु को रूम में लेकर आता है। जैसे ही वेद गुरु अपने सामने अपने महाराज को देखते हैं तो सीधा उनके पास जाते हैं और उनके ऊपर से एक पतली सी चद्दर हटा देते हैं। उसे हटाते ही महागुरु हैरान रह जाते हैं और हैरानी से उसे जख्म को देखते हैं और फिर महाराज से बोलते हैं, महाराज, इस जख्म को देखकर साफ बताया जा सकता है कि आप परिवार किसी जहरीले खंजर से हुआ है और अब भी आप ठीक हैं, ये कैसे हो सकता है। तभी पीट के बोल लेते हुए कि वह शख्स बोलता है, वेद गुरु, किसी ने मुझे समय रहते ही कुछ जड़ी बूटियां मेरे जख्म पर लगा दी थी जिससे कुछ ही समय में मुझे राहत मिल गई। जैसे ही वेद गुरु अपने सामने लेते महाराज की बात सुनते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वह हैरानी से बोलते हैं, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, इस जख्म का इलाज करना कोई मामूली वेद का काम नहीं है। जख्म का इलाज तो कोई मामूली वैद कर ही नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी इस जख्म का इलाज इतनी जल्दी नहीं कर सकता। जैसे ही लेटा हुआ शख्स यह बात सुनता है वह हैरानी से पेलता है। उसके पलटते ही वेद गुरु बोलते हैं, हाँ महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे ही वह शख्स वेद गुरु की बात सुनता है तो उसके चेहरे पर भी हैरानी आ जाती है। तभी वेद गुरु बोलते हैं, हमें कुछ समय लगेगा, अभी भी ये जख्म काफ़ी गहरा है, इसे भरने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना बोलकर वेद गुरु अपने सामने बैठे शख्स को प्रणाम करते हैं और जाने की आज्ञा लेकर उसे रूम से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेद गुरु के जाते ही वह शख्स अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोलता है, कौन थी तुम और कैसे तुमने एक ही पल में मेरा इलाज कर दिया? क्या तुम कोई वैद्य हो? आखिर तुम हो कौन जिसने मेरी जान बचाई? लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन तुम दोबारा मेरे सामने आई उसे दिन तुम्हें इसका इनाम में जरूर दूंगा। ये सब बोलते हुए उसे चेहरे पर स्माइल थी।
वह शख्स अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे रूम में एक शख्स की एंट्री होती है। जैसे ही बेड पर बैठा शख्स अपने सामने खड़े शख्स को दिखाता है तो वो छोटा सा चेहरा बनाकर बोलता है, बड़े भाई क्या हुआ? तभी वह सामने खड़ा शख्स बोलता है, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुम नहीं माने। तभी बेड पर बैठा हुआ शख्स बोलता है, भाई मैं ठीक हूँ, कुछ हमलावरों ने हमला किया था लेकिन आपके इस भाई ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है उन्हें। तभी सामने खड़ा शख्स अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से अपने सामने बेड पर बैठे शख्स से बोलता है, मौत के मुंह से वापस आए हो तुम? जी हाँ। बेड पर बैठा शख्स कोई और नहीं कुणाल सिंह था और उसके सामने पृथ्वी सिंह खड़ा था जो अपने भाई को डांट रहा था। पृथ्वी सिंह गुस्से से विशाल की तरफ देखकर बोलता है, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम पूरी दुनिया को तहस नहस कर देते। जैसे ही विशाल पृथ्वी की बात सुनता है फटाफट बेड से खड़ा होता है और अपने दोनों कान पकड़कर बोलता है, क्षमा कर दीजिए बड़े भाई, आगे से हम ध्यान रखेंगे, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि आप माता और पिताजी को नहीं बताएंगे। तभी सामने खड़ा पृथ्वी सिंह बोलता है, ठीक है, हम लास्ट बार आपकी बात मान रहे हैं, दोबारा आपने ऐसी गलती की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होता, और हाँ अच्छे से खुद का इलाज करवाइए, और खबरदार अगर आपने महल से बाहर जाने की गुस्ताखी की तो इतना बोल वह बिना कोई बात सुनी ही विशाल के रूम से बाहर चला जाता है। पृथ्वी सिंह के रूम से बाहर जाते ही विशाल सिंह अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोलता है, माफ़ कीजिएगा बड़े भाई, अब हम बाहर तो जरूर जाएंगे क्योंकि हमें हमारी परी को ढूंढना है जिसने हमारी जान बचाई है। ये सब बोलते हुए विशाल सिंह के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। पृथ्वी सिंह जैसे ही विशाल के रूम से बाहर निकलता है तो उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और वो अपने गुप्तचर को बुलाकर बोलता है, पता करो कि हमला किसने किया था और हाँ किसने करवाया था। करवाने वाला और करने वाला दोनों ही मेरे सामने होने चाहिए, अगर वह सामने नहीं हुई तो उनके नाम मेरे सामने होनी चाहिए। ये सब बोलते हुए पृथ्वी सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तभी सामने खड़ा शख्स दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, जी महाराज, बहुत जल्द आपको उसे इंसान का नाम पता करके बताते हैं जिसे छोटे महाराज पर हमला किया है। इतना बोलते ही वह गुप्तचर हवा में ही गायब हो जाता है। उसे गुप्तचर के गायब होते ही पृथ्वी सिंह अपने कक्ष की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त पृथ्वी सिंह का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, ना ही तो उनके चेहरे पर कोई गुस्सा था ना ही कोई प्यार। ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी सिंह एक चला सीता शैतान हो। पृथ्वी सिंह अपने कक्ष में जाता है और अपने वॉशरूम में जाकर नहाकर फ्रेश होकर अपने रूम में आता है और एक सिंपल सा कुर्ता पजामा पहनकर बेड पर लेट जाता है और लेते ही उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ सूर्यगढ़ नैना अपने कमरे में अपने खरगोश के साथ सो ही रही थी कि तभी आराध्या एकदम से अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी आराध्या की नज़र खरगोश पर जाती है। एक नज़र खरगोश को देखकर आराध्या फिर से अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ मंत्र पढ़ते ही आराध्या के सामने फिर से तितली रानी आई है। नैना तितली रानी की तरफ अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, तितली रानी मुझे आपकी कुछ सहायता चाहिए। कभी तितली रानी बोलती है, हाँ बोलो तुम्हें मुझसे क्या सहायता चाहिए। तभी नैना बोलती है, कितनी रानी मुझे इन कपड़ों में नहीं रहना, कुछ ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं अपनी मर्जी के कपड़े अपनी मर्जी की चीज़ बना सकूं। तभी तितली रानी अपनी छोटी सी छड़ी घूमती है और नैना को एक अंगूठी देती है और उसे बोलती है, ना इस अंगूठी से तुम जो चाहे वह मांग सकती हो क्योंकि यह अंगूठी तुम्हारी उसे दुनिया से जुड़ी हुई है, जो चाहे इस अंगूठी से मांग सकती हो, और हाँ जो कुछ चीज़ भी तुम्हें अगर छुपानी हो तो तुम इस अंगूठी में छुपा सकती हो। तभी नैना बोलती है, इस अंगूठी का इस्तेमाल मैं कैसे कर सकती हूँ। तभी तितली रानी बोलती है, इस अंगूठी को जोर से दबाना, यह अंगूठी खुल जाएगी और जो तुम चीज़ इसमें रखना चाहे रख सकती हो, और जब तुम्हें इस अंगूठी से कुछ चाहिए हो तो फिर इस अंगूठी को दबाना और इसे हम देना, जो चीज़ तुम चाहोगी ये वही तुम्हें ला कर देगी। जैसे ही नैना और तितली रानी की बात सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह तितली रानी से बोलते, शुक्रिया तितली रानी। तभी तितली रानी नैना को आशीर्वाद देखकर हवा में ही गायब हो जाती है। नैना जैसे ही तितली रानी हो जाता देखी है तभी उसे अंगूठी को हाथ में पहनती है और बोलती है, एक लोअर टी शर्ट लाकर दो मुझे। नैना के इतना बोलते ही उसे अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है और नैना के सामने लोअर टी शर्ट आ जाता है। कभी नैना खुशी से वह गंदा सा लहंगा उतार कर फेंक देती है और फटाफट लोअर टी शर्ट पहन लेती है और मजे से बेड पर सो जाती है। इस बात से अनजान कि वह नाना खरगोश नैना की हर हरकत देख रहा था और उसे ये भी पता चल गया कि नैना के पास जादुई शक्तियों के साथ साथ तितली रानी भी नैना के साथ है, इसीलिए वह बस हल्की हल्की आंखों से ये सब देख रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। जब बेड पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है तभी वह खरगोश अपने मन में बोलता है, मैंने सही इंसान को चुना है। गुरुदेव ने यही कहा था कि जो लड़की मुझे टकराएगी वह दूसरी दुनिया की रानी होगी और इस दुनिया पर राज करेगी। हे गुरुदेव मेरी महारानी की रक्षा करना। इतना बोल वह खरगोश फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर नैना चैन की नींद सो रही थी और उधर प्रतापगढ़ में कुणाल की नींद उड़ चुकी थी। कुणाल की आंखों के सामने बस नैना की नीली आंखें ही आ रही थी। कुणाल अपने मन में ही बोलता है, क्या था तुम्हारी उन आंखों में जिम?
मैं अभी तक होता जा रहा हूँ। कुणाल अभी ये सब सो ही रहा था कि तभी कुणाल के कक्ष में एक गुप्तचर आता है। उसे गुप्तचर को देखकर कुणाल बोलता है, पता चला कि वह लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी वह गुप्तचर बोलता है, नहीं महाराज, मैंने पूरा जंगल जान मारा लेकिन मुझे एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। तभी कुणाल गुस्से से बोलता है, उसे जंगल को अच्छे से चुनो और कुछ भी करके मुझे पता करके बताओ कि वह लड़की कौन थी जिसने मेरी जान बचाई। तभी वह गुप्तचर जी महाराज कहकर महल के उसे कक्षा से गायब हो जाता है। कुणाल का सुख चैन नींद सब उड़ चुका था। इधर नैना घोड़े हाथी बेचकर सो रही थी कि सुबह के 4 o'clock बजे नैना की आंखें खुलती है। तो जैसे ही वह आंखें खोलता है एक लंबी अंगड़ाई लेती है और बेड से खड़ी होकर अपने रूम की खिड़की को खोलती है तो सामने उसे हल्का अंधेरा नजर आता है। नैना समझ जाती है कि अभी सुबह होने में कुछ वक्त है, इसलिए नैना सीधा वॉशरूम में जाती है और नहा धोकर एक पतला सा टॉवल लपेटकर वॉशरूम से बाहर आती है और अपनी अलमारी के पास जाकर अपने लिए कपड़े देखी है तो वही उसे कपड़े नजर आते हैं जिन्हें वह देखते ही गिर जाती है। तभी नैना गुस्से से बोलती है, मुझे सबसे पहले अपने लिए अच्छे कपड़े लेने होंगे क्योंकि इन माँ बेटी ने जानबूझकर नैना को बेवकूफ़ बना कर रखा है। ये सब बोलते हुए नैना के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी नैना की नज़र एक पिंक कलर के लहंगे पर जाती है। ना तो वह ज़्यादा भारी था और ना ही ज़्यादा हल्का। नैना एक बार मजबूरी में उसे पहन लेती है और पहनकर रेडी हो जाती है, लेकिन इस बार नैना ना ही ज़्यादा गहने पहनती है और ना ही ज़्यादा कुछ मेकअप करती है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कालापन लगा हुआ था। कितने कालापन भी नैना के नैन को नहीं छुपा पा रहा था। दूसरी तरफ नैना के कमरे की तरफ कुछ कदमों की आहट आने लगती है। जैसे ही नैना को एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई आ रहा है तो वह रानी से बोलता है, इतनी सुबह कौन हो सकता है। तभी नैना अपने बेड पर फटाफट जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही नैना आंखें बंद करके लेटी है उसके कमरे का दरवाजा एकदम से खुल जाता है और उसके सामने रूपाली और उसकी बेटी खड़े थे। तभी रूपाली गुस्से से बोलता है, ऊर्जा महारानी, क्योंकि आज तेरे ससुराल से शगुन आ रहा है और बहुत जल्द तेरी शादी की तारीख भी निकलने वाली है, इसलिए रेडी होकर चुपचाप नीचे आ जाना और ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना। इतना बोल दोनों माँ बेटी बिना नैना की बात सुनी ही उसके रूम से चली जाती हैं। माँ बेटी के जाते ही नैना अपने ऊपर से वह पतली सी चद्दर उठाती है और सीधा बेड से छलांग लगाकर खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लाकर बोलती है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी अकड़ मेरे कदमों में होगी। ये सब बोलते हुए नैना के चेहरे पर स्माइल की अभत नैना खुद को नॉर्मल करती है और अपने खरगोश की तरफ जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोलती है, तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पर किसी की अभी नजर पड़े। बोलते हुए नैना की आंखों में उसे छोटे खरगोश के लिए काफी सारा प्यार नजर आ रहा था। की बात सुनो। खरगोश धीरे से अपनी आंखें खोलता है और हाँ में सर हिला देता है। नैना उसे खरगोश का इशारा समझकर उसे रूम से बाहर जाती है और जाते समय अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अब तक इधर पृथ्वी सिंह कुणाल सिंह के कमरे से बाहर आकर एक बड़े से हाल में जाते हैं और एक बड़े से सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उनके सिंहासन पर बैठते ही आसपास के लोग पृथ्वी सिंह के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। तभी पृथ्वी सिंह अपना एक हाथ उठाते हैं और अपनी ठंडी आवाज में बोलते हैं, बोलिए मंत्री महोदय, क्या कहना चाहते हैं आप। तभी महामंत्री अपनी जगह से खड़ा होता है और दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, महाराज, क्या आप सच में सूर्यगढ़ के महाराज बड़ी बेटी से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि वह बहुत बदसूरत है और उन्हें कोई वहाँ मान सम्मान भी नहीं देता। तभी पृथ्वी सिंह महामंत्री से बोलते हैं, महामंत्री, क्या आपने अपनी आंखों से महाराज की बड़ी बेटी को देखा है। तभी महामंत्री सच में पड़ जाते हैं। फिर महामंत्री सोते हुए बोलते हैं, नहीं महाराज। फिर पृथ्वी सिंह बोलते हैं, ये सिर्फ एक समझौते की शादी है। तभी महामंत्री बोलता है, महाराज, जब आपने सूर्यगढ़ पर विजय पा ही ली है तो आप क्यों सूर्यगढ़ की महारानी से शादी करना चाहते हैं। पृथ्वी सिंह एक नज़र महामंत्री की तरफ देखते हैं और फिर अपने सामने सभी महामंत्रियों की तरफ देखकर बोलते हैं, आप सब भी यही जानना चाहते हैं कि हम यह शादी क्यों कर रहे हैं। तो सुनिए, सूर्यगढ़ महाशक्तिशाली राज्यों में आता है जो कि तीसरे नंबर पर है, इसीलिए हमने इस जीत कर भी दान में दे रखा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हम जिसे चाहे उसे अपने पैरों में रख सकते हैं। और रही बात सूर्यगढ़ की, सूर्यगढ़ अब प्रतापगढ़ के अधीन रहेगा और हाँ, सूर्यगढ़ में जितना भी कारोबार है अब प्रतापगढ़ के साथ भी वही कारोबार चलेगा। यहाँ के लोग वहाँ काम कर सकते हैं और वहाँ के लोग यहाँ, और उन्हें ज़्यादा कर भी नहीं देना होगा। और दूसरी बात, यह शादी एक समझौते की शादी है। और रही बात वह लड़की कैसी दिखती है कैसी नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें दुनिया पर राज करना है और जो सिर्फ हमारे सामने उठेगा हम उसे ऐसे ही झुकाएंगे जैसे अब सूर्यगढ़ का झुकाया है। ये सब बोलते हुए पृथ्वी सिंह की आंखों में ठंडापन और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी महामंत्री बोलते हैं, तो महाराज, शादी करना क्या जरूरी है, हम यूं ही उसे अपने अधीन करके रख सकते हैं। तभी पृथ्वी सिंह गुस्से में महामंत्री की तरफ देखकर बोलते हैं, आप जानते हैं ना कि हम क्यों उसे राज्य की रानी को अपने साथ अपने राज्य लाना चाहते हैं, क्योंकि भैरव ठाकुर ने किसी से कहा था कि वह बहुत जल्दी प्रतापगढ़ पर हमला करेगा और यहाँ की महारानी को अपने सूर्यगढ़ लेकर जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पृथ्वी सिंह कौन है और उसकी ताकत क्या है। ये सब बोलकर पृथ्वी सिंह जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी सुनकर सभी लोग डर से कांप रहे थे।
जी हाँ, ये सब कुछ भैरव सिंह की वजह से ही हो रहा है कि जो पृथ्वी सिंह किसी लड़की को देखना तो दूर किसी को छूने भी नहीं देता और जिसकी आवाज़ से बड़े बड़े राज्यों के राज अपना सर झुका देते हैं, आज वह सूर्यगढ़ पर हमला करके सूर्यगढ़ को जीत चुका है और सूर्यगढ़ को आज़ाद करने के बदले उसने सूर्यगढ़ की बड़ी बेटी का हाथ मांगा है। ये सब भैरव सिंह की ही गलती थी जिसका मुआवजा आज सूर्यग्रहण भुगत रहा है। पृथ्वी सिंह की हंसी सुनकर सभी लोग डर से कांप भी रहे थे और मन ही मन दुआ कर रहे थे कि अब पता नहीं कौन से राज्य की बारी आने वाली है। ये सब सोते हुए और बोलते हुए सभी लोग बस एक तक पृथ्वी सिंह को ही देख रहे थे। उसकी आंखों में पृथ्वी सिंह के लिए डर था और कुछ की आंखों में सम्मान। पृथ्वी सिंह महामंत्री की तरफ देखते हुए बोलते हैं, कल सूर्यगढ़ महारानी के लिए शगुन पहुंचा दिया जाए और बोल दिया जाए कि पूरे 3 दिन बाद हम बारात लेकर आ रहे हैं सूर्यगढ़ की महारानी को ले जाने के लिए। इतना बोल पृथ्वी सिंह सबकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब आप सब जा सकते हैं। ये सब बोलकर पृथ्वी सिंह अपने आसन से खड़े होते हैं और एक बड़े से गलियारे से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। पृथ्वी सिंह की बात को समझते हुए महामंत्री कुछ वस्त्र और कुछ तोहफे और कुछ शादी से जुड़ा हुआ सामान सब कुछ तैयार करवाकर प्रतापगढ़ से रवाना कर देते हैं सूर्यगढ़ के लिए। दूसरी तरफ सूर्यगढ़ नैना अपने कमरे में ही खाना खाती है और फिर फ्रेश होने वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते ही नैना अपनी अंगूठी से बोलता है, मुझे एक पैंट शर्ट निकाल कर दो। जैसे ही अंगूठी यह सुनती है तो एक पैंट शर्ट निकाल कर देती है। जैसे ही नैना उसे पैंट शर्ट को देखते हैं तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नैना फटाफट अपने कपड़े उतारती है और व्हाट्सएप में लेट जाती है और 20 मिनट बाद वह व्हाट्सएप से बाहर आती है और अपने शरीर को अच्छे से साफ करके गारमेंट्स पहनती है और फिर पैंट शर्ट पहनकर रेडी हो जाती है और फिर रूम से बाहर आकर कृष्ण को देखती हैं। कृष्ण जो एक खरगोश के रूप में बेड के साइड में बैठा था, वह जब सामने नैना को देखा है तो देखा ही रह जाता है क्योंकि नैना ने इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहनी हुई थी। गोरा चेहरा बेदाग जिस पर कोई दाग नहीं, बर्फ की तरह पूरी त्वचा, नीली गहरी आंखें, गुलाबी होंठों के पास एक छोटा सा तिल। नैना को देखते ही कृष्णा बस नैना को देखा ही रह जाता है। नैना जब देखी है कि कृष्णा एक तक उसे ही देख रहा है तो वह अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोलती है, क्या देख रहे हो कृष्णा। तभी कृष्णा एक बच्चे का रूप बना लेता है और बोलता है, क्या मुझे भी ऐसे कपड़े मिल सकते हैं। कृष्ण की बात सुन नैना मुस्कुराते हुए बोलती है, क्यों नहीं, तुम्हें भी मैं ऐसे ही कपड़े, ऐसे तो क्या मैं इससे अच्छे कपड़े तुम्हें मंगवा कर देता हूँ, लेकिन हाँ किसी को बताना मत कि ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए, किसने बनाई, ठीक है। तभी कृष्णा छोटा सा मुंह बनाकर बोलता है, मैं किस बताऊंगा, क्योंकि आपके सिवाय मैं किसी के सामने लड़के के रूप में आ ही नहीं सकता। अभी नैना जैसे ही कृष्ण की बात सुनती है तो बोलती है, मगर क्यों। तभी कृष्ण बोलना है, क्योंकि अभी मेरी कुछ शक्तियां नहीं जागृत हुई है, उन्हें जागृत होने में कुछ समय लगेगा, तभी मैं सब लोगों के सामने लड़के के रूप में आ सकता हूं। लेकिन मैं आप पर मुसीबत पड़ने पर लड़के के रूप में जरूर आ सकता हूं, आपकी मदद करने के लिए। नैना जैसे ही यह सुनती है तो अपने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए बोलती है, नहीं, तुम कभी भी किसी के सामने लड़का नहीं बनोगे, याद रखना। अगर मैं किसी भी मुसीबत में पड़ जाऊं तो तुम भूल कर भी किसी के सामने लड़का मत बनना। आई बात समझ। नैना की बात को समझते हुए कृष्ण हम ऐसे नहीं लाता है और वादा करता है। नैना भी कृष्ण से वादा ले लेती है और उसे कई सारे सुंदर सुंदर कपड़े अंगूठी से मंगवा कर देती है। उसके बाद नैना अपने माथे पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, ये कपड़े पहनकर तो मैं कहीं नहीं जा सकती, एक काम करती हूँ, उसे जमाने के लहंगा चुन्नी मंगवा लेती हूँ। ये सब बोलकर नैना अंगूठी को बोलता है, बिल्कुल लाइट कलर की लहंगा चुन्नी निकाल कर लो, और हाँ बिल्कुल लाइट वेट। इतना बोलते ही अंगूठी इस जमाने के हल्के फुल्के लहंगे अंगूठी से निकलती है। उन लोगों को देखते ही नैना खुश हो जाती है और फटाफट वॉशरूम में जाकर एक हल्का सा लहंगा पहन लेती है और फिर मन में बोलती है, मुझे अभी भी अपना चेहरे को काला ही बनाना होगा। हे भगवान, मेरा सुंदर सा गोरा बेदाग चेहरा मुझे किस तरह काला बनाकर रखना पड़ रहा है, इन चुड़ैलों की वजह से हो रहा है, छोड़ूंगी नहीं मैंने। ये सब बोलते हुए नैना फनी कंफ्यूज्ड फेस, अनअम्यूज्ड फेस विद स्पाइरल आइज फेस बना रही थी और कृष्णा उन फनी फेस को देखते हुए ही मुस्कुरा रहा था। नैना कुछ ही समय में शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे अपने चेहरे को फिर से पुरानी नैना की तरह बना लेती है और फिर बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वहां पर नैना के दरवाजे पर दस्तक होती है। नैना जब दरवाजा खोलती है तो सामने रूपाली थी। रूपाली नैना से बोलती है, चल मेरे साथ, और हाँ ज़्यादा जुबान मत चलाना, क्योंकि वहाँ पर तुझे तेरे पिताजी बुला रहे हैं, क्योंकि तुझे बहुत जल्द इस महल से दफा कर रहे हैं और उसे शैतानी राजा के पास भेज रहे हैं। नैना रूपाली की बात सुनती है मगर बोलती नहीं और फिर अपने मन में ही बोलती है, वह क्या शैतान मेरा कुछ कर लेगा, मैं तो खुद एक डायन हूँ। ये सब बोलते हुए नैना मन में मुस्कुराती है और रूपाली के पीछे पीछे चल पड़ती है। रूपाली इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती कि नैना ने एक अलग ही तरीके का लहंगा पहन रखा है, लेकिन जो दासियां वहां काम करती थी और नैना के कपड़े हर रोज देखती थी, वह उसे लहंगे को देखते ही रह जाती हैं, क्योंकि लहंगा देखने में तो सिंपल था लेकिन उसकी चमक सबसे अलग थी। रूपाली इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती, उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि पृथ्वी सिंह ने नैना के लिए क्या कुछ भेजा होगा और वह उसे कैसे अपनी बेटी राधिका को दे। ये सब सोते हुए ही वह बड़े से हाल में आ जाती है और उसके पीछे नैना अपने मन में कुछ सोचती हुई ही आ रही थी।
रूपाली जब लिविंग हॉल में आती है सबसे पहले वह महाराज को प्रणाम करती है और फिर अपने सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उसके बैठते ही महाराज एक नज़र नैना को देखते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। तभी राधिका भी वहां पर आ जाती है और अपने पापा को प्रणाम करके बोलता है, प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। कभी महाराज राधिका की बात का जवाब देते हुए उसे बैठने को बोलते हैं, बैठ जाओ बेटा। भी महाराज एक नज़र नैना की तरफ देखते हैं मगर कुछ बोलते नहीं। तभी नैना महाराज की तरफ देखकर बोलती है, प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। जैसे ही महाराज फिर से अपनी बेटी के मुंह से महाराज और महारानी सुनते हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें आ जाती है लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। रूपाली अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए नैना से बोलता है, बैठ जाओ बेटा। तभी नैना एक छोटे से सोफे पर जाकर बैठ जाती है। ना तो वह रूपाली के पास बैठी है और ना ही राधिका के पास और ना ही महाराज के पास। ये सब देखकर महाराज के हाथ की मुट्ठी कैसे जाती है मगर वह कुछ बोलते नहीं लेकिन उनके अंदर इस वक्त उथल पुथल मच रही थी। दूसरी तरफ राधिका जो गौर से बस नैना को ही देख रही थी, उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी और वह मन में बोलती है, इस कमीनी के पास इतना सुंदर और सिंपल लहंगा कैसे आया, क्योंकि मैं तो इतना सुंदर और सिंपल लहंगा इसे दिया ही नहीं। ये सब सोते हुए राधिका की नज़र बस उसे लहंगे पर ही थी जो नैना ने पहन रखा था। अभी राधिका ये सब सो ही रही थी कि महाराज की आवाज़ सबके कानों में जाती है, राजकुमारी नैना के लिए प्रतापगढ़ से शादी का शगुन आया है और तीसरे दिन नैना की शादी है। बारात बहुत जल्दी आने वाली है इसलिए शादी की रस्में आज शाम से ही शुरू हो जाएगी। ये सब बोलकर महाराज एक नज़र नैना को देखते हैं तो नैना के चेहरे पर ना ही खुशी थी ना ही काम और ना ही वह कुछ बोलती है। तभी महाराज नैना की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। तभी नैना खड़ी होती है और दोनों हाथ जोड़कर बोलती है, शुक्रिया महाराज। इतना बोलकर वह अपने कक्ष में चली जाती है। नैना की बात को सुनकर महाराज हैरान रह जाते हैं और रूपाली के भी चेहरे का रंग उड़ जाता है लेकिन राधिका बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था नैना के इस रवैया से महाराज नैना से और गुस्सा होंगे, लेकिन रूपाली महाराज के बिगड़ते बनते चेहरे को अच्छे से देख रही थी। रूपाली जी तरफ नैना गई थी, उसे तरफ देखते हुए ही गुस्से से बोलती है, 2 दिन और बाद तेरी लाश भी तेरे बाप को देखना नसीब नहीं होगी। सब बोलते हुए रूपाली की आंखों में एक अलग ही जलन और नफरत थी। दूसरी तरफ राधिका की आंखों में सिर्फ नैना का लहंगा आ रहा था। राधिका जब देखी है कि सब अपने में ही है तो वह धीरे से अपनी जगह से खड़ी होती है और नैना के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राधिका अपनी आंखों में जलन लिए मन में बोलती है, वह लहंगा अब मेरा है, मुझे वह लहंगा चाहिए। जैसे बचपन से इसकी सारी चीज़ छीन ली, अब मैं वह लहंगा भी छीन कर रहूंगी। ये सब बोलते हुए ही वह नैना के गेट पर आकर रुकती है और एकदम से गुस्से में ही नैना के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। तभी नैना जो अपने बेड पर बैठी कृष्ण को अपने गोद में लिए हुए उसके सिर पर हाथ पैर रही थी, वह जब अपने सामने राधिका को देखते हैं तो हैरानी से बोलती है, क्या चाहिए तुम्हें। तभी नैना की बात पर राधिका मुस्कुराते हुए बोलती है, ये लहंगा मुझे दे दो, यहाँ इसे जला दो क्योंकि मैं ये तुम पर नहीं देख सकती। तभी नैना अपने लहंगे को देखते हैं जो सिर्फ सिंपल सा लहंगा था। नैना अपने मन में बोलती है, बेवकूफ़ रैट, यह लहंगा उसे जमाने में सिर्फ 500 या 1000 का है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा टॉप का लहंगा नहीं पहना था क्योंकि मैं जानती थी टीयर्स ऑफ जॉय की तुम माँ बेटी कैसी हो, लेकिन फिर भी मैं ये लहंगा तुम्हें तो नहीं दूंगी लेकिन इसे जला जरूर दूंगी। ये सब बोलते हुए ही वह मन में मुस्कुरा रही थी। इधर राधिका जब नैना को अपने में ही घूम देखी है तो बोलती है, बोलो ना क्या चाहती हो तुम। तभी नैना कृष्ण को बेड पर प्यार से बिठाती है और वॉशरूम में चली जाती है। राधिका ये देखकर गुस्से में लाल हो जाती है और मन में बोलती है, इसमें इतनी हिम्मत जो मुझे नज़रअंदाज करें। अभी वह सब बोल ही रही थी कि तभी 2 मिनट में ही नैना बाहर आती है और उसे लहंगे को ज़मीन पर फेंक कर उसमें मिट्टी का तेल चिड़कर उसमें आग लगा देती है। जैसे ही राधिका ये देखी है गुस्से से लाल हो जाती है और वह गुस्से से बोलता है, ये क्या किया तुमने, मैंने कहा था ना मुझे वह लहंगा चाहिए। तभी नैना बोलती है, तुमने कहा था यहाँ तो मैं ये लहंगा जला दूं या तुम्हें दे दूं, लेकिन क्या है ना, मुझे ये लहंगा पसंद नहीं था इतना, इसीलिए मैंने इसे जला ही दिया। नैना की बात सुन राधिका गुस्से में ही नैना के पास आती है और उसे पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि नैना बीच में ही राधिका का हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ को घूमर उसकी पीठ से लगा देती है जिससे राधिका की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है। राधिका की चीख सुनकर नैना राधिका के कान के पास जाकर अपने कान में उंगली मारकर बोलता है, हे भगवान कितना चिकती है यार, काम खराब कर देगी। ये सब बोलते हुए नैना अपने कान में उंगली मरती है और एक हाथ से उसकी बाजू को उसकी पीठ से लगाकर रखनी है। तभी राधिका गुस्से में बोलती है, छोड़ मुझे वरना मैं माँ को बताऊंगी, फिर देखना तेरा क्या हाल करेंगे। तभी एकदम से रूपाली नैना के कमरे में आती है और सामने का दृश्य देखकर वह गुस्से में लाल हो जाती है और एकदम से नैना के पास आकर उसे धक्का देती है जिससे नैना संभाल नहीं पाती और 4 कदम पीछे हो जाती है। नैना जब अपने सामने देखती है रूपाली को तो गुस्से में उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रूपाली भी गुस्से से कम रही थी क्योंकि उसने हमेशा ही नैना को टॉर्चर किया था, लेकिन आज अपनी बेटी को टॉर्चर होता देख उसका गुस्सा आप पर से बाहर हो गया। वह एकदम से राधिका के पास आई और उसे संभालते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तो ठीक तो है ना। तभी राधिका रोते हुए बोलती है, माँ मुझे वह लहंगा चाहिए था, इस कमीनी ने वह लहंगा जला दिया, देखो ना। तभी रूपाली की नज़र भी जलते हुए लहंगे पर जाती है। लहंगे को देखते ही रूपाली नैना से बोलता
है ये लहंगा तुम्हें कहाँ से मिला और कहाँ से लेकर आई थी तुम इस तरीके का लहंगा? तभी नैना जो गुस्से में इस वक्त लाल हो रखी थी वह बोलती है मैं किसी नौकरानी का लहंगा लिया था। जैसे ही राधिका और रूपाली ये सुनती है तो उनके चेहरे पर जो अभी जलन और गुस्सा था वह हंसी में बदल जाता है और हंसते हुए ही रूपाली और राधिका बोलती है क्या तुमने एक कामवाली का लहंगा पहना था? हे भगवान! कभी रूपाली नैना के पास आती है और उसके बालों को खींचते हुए बोलती है चल लहंगा तो तूने काम वाले का लिया, मगर तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। तभी नैना रोते हुए बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ही कहा था कि मेरा हाथ पीछे करो इसीलिए मैंने किया था। पूछ लो क्या आज तक मैंने कभी आईने पर हाथ उठाया है? तभी रूपाली हैरानी से राधिका की तरफ देखती है तो राधिका रोते हुए बोलती है नहीं मैं झूठ बोल रही है। ये दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि बाहर से एक दासी आती है और बोलती है महारानी आपको महाराज ने अभी बुलाया है, चलिए। तभी रूपाली एक नज़र नैना को गुस्से से देखते हैं और बोलती है तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। फिर वह राधिका से बोलता है चल अपने कमरे में, मैं अभी एक क्लिप बनवाकर भेजती हूँ, उसे कामवाली से लगवा लेना। ये सब बोलकर रूपाली गुस्से से ही नैना के कक्ष से चली जाती है। राधिका भी नैना को गुस्से से देखी हुई ही अपनी माँ के पीछे निकल जाती है। इधर नैना ने आज राधिका और रूपाली को अच्छा सबक सिखाया था। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में कुणाल सिंह अपने कमरे में अपने सामने खड़े दो आदमियों से बोलता है बोला ना मुझे कुछ भी करके उसे लड़की की खबर लाकर दो। कौन थी वह, कहाँ की थी, क्या करती है, वरना मुझे खुद महल से जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। फिर मत बोलना, और हाँ अगर तुम लोगों ने ये बात भाई साहब को बताई ना तो अपना हिसाब लगा लेना, तुम्हारा जो धड़ है ना तुम्हारे सर से अलग होगा। यह सब बोलते हुए कुणाल की आंखें एकदम लाल थी। दूसरी तरफ पृथ्वी सिंह अपने कमरे में अपने दो आदमियों से बोलता है रात को हम लोगों ने शिकार पर जंगल में जाना है तो घोड़े तैयार रखना। तभी दो आदमी से झुककर बोलते हैं जी महाराज जैसा आपका हुक्म, लेकिन महाराज अपने शिकार पर कहाँ जाना है? तभी महाराज पृथ्वी सिंह बोलते हैं सुना है सूर्यगढ़ में बहुत शिकार है जंगल में, तो हम रात को वही चलेंगे। तभी दोनों आदमी सर झुकाकर हाँ बोलते हैं और वहां से निकल जाते हैं शिकार की तैयारी करने के लिए। इधर पृथ्वी सिंह सूर्यगढ़ की तरफ जाने की सोच रहा था और दूसरी तरफ कुणाल नैना को ढूंढने के लिए सूर्यगढ़ जाने के लिए मन में विचार बना रहा था। इधर उधर नैना भी रात को जंगल में जरूर जाती थी क्योंकि हकीकत में नैना को जंगल से प्यार था। ये क्यों, यह आपको हम अगले भाग में बताएंगे, तो जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करना। हर हर महादेव। और जिन्होंने ने सब्सक्रिप्शन NHI लिया किसका इंतजार है, लीजिए और सुनिए ऐसे ही स्टोरीज को दिल से।